किसी भी तरीके का कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ हेल्थी चर्चा करना चाहता हूँ अजय सर से, अगर अजय सर अनुमति दे तो। अजय सर, अगर आप अनुमति हो आपकी तो मैं आपसे थोड़ा सा चर्चा करना चाहता हूँ। सभी साथियों की तरफ से, सभी साथियों का मंतव्य है। अजय सर आपका अनम्यूट है, सॉरी म्यूट है, थोड़ा अनम्यूट कर लें। अजय जी अनम्यूट कीजिए आप। हाँ, नहीं आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, अब आ रही, अब आ रही ना, अनम्यूट। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। जैसे कि जो है शैलेश जी कह रहे थे कि 95% केसेस में ये चीज सॉल्व हो जाती है जब 20-1, 20-2 की जो है क्या कहते हैं कार्रवाई होती है, अपने आप में सख्त कार्रवाइयां। 5% जो ये बचते हैं जिसमें शैलेश जी ने कहा कि वो हमको मानना होगा कि ऐसा जो है इसके अधिकार सीमित है, इसके आगे जो है कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, दूसरी चीज अभी आई कि मान लीजिए कोई पीआईओ जो है वो गड़बड़ कर रहा है, उसके बाद भी नहीं दे रहा है, तो ऑर्डर में ये भी लिखवाया गया है उनके उच्चाधिकारियों को कि ये अपनी जिम्मेदारियों का पालन नहीं कर रहे हैं, और उनको एक संस्तुति के तौर पे, आदेश नहीं है, वो संस्तुति की जाती है क्योंकि ये अपने जिम्मेदारियों का पालन नहीं कर रहे हैं, तो इनको इस पद से हटाकर किसी दूसरे को नियुक्त किया जाए। सर, आप मुझे थोड़ा सा समय देंगे अजय सर? मैं कुछ चाहता हूँ कि आपसे चर्चा करूं कुछ अपने सभी साथियों के तरफ से, क्योंकि हम जो है, मैं को होस्ट हूँ इस प्रोग्राम में, और मैं जो है डेली सुबह 6 बजे से हम लोग रोज जो है आरटीआई की कार्यशाला चलाते हैं, और आरटीआई की सवेरे रोज कार्यशाला चलाने के दौरान हमारे पास कई तरीके के सवाल आते हैं, जिससे हम लोगों को ये लगता है कि आयोग यहाँ पर गंभीरता नहीं ले रहा है, और हम लोग, आप लोगों से हमारी अपेक्षाएं बढ़ जाती है। जो आप लोग जिस तरीके से निष्पक्ष होकर, पारदर्शी होकर हम लोगों के बीच में आते हैं और हमारी मदद करते हैं, इसलिए आप लोगों से हमारी अपेक्षाएं ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए हमेशा आपसे सहयोग की अपेक्षा है, और मेरे तरफ से ऐसा कोई कमेंट्स नहीं है जिससे आपके कार्यशैली पर मेरा कोई सवाल हो। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम देवेंद्र अग्रवाल है सर। आपसे पहले भी कई बार चर्चा हो चुकी है। हाँ बिल्कुल देवेंद्र जी, पूरा सहयोग भी है, और हम लोग ये चाहते भी हैं कि मैक्सिमम सूचनाएं मिलें। मतलब उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि किसी को बचाने वाली बात है, किसी को प्रोटेक्शन वाली बात है, कि इस एक्ट की जो आत्मा है कि मैक्सिमम इंफॉर्मेशन, मैक्सिमम रेवलेशन, तो उसके साथ ही। हाँ, आप बोले। मैं मुद्दे पे आ जाता हूँ, मैं सीधा मुद्दे पे आ जाता हूँ। जैसे मुद्दे पे आने पे हम लोग जैसे 3-4 बड़ी धारणाओं पे जो हम लोगों की तरफ से गलती हो रही है, वो धारणाएं सबसे बड़ी गलती हो जा रही है कि जब हम आदित्य बंदोपाध्याय वाले डिसीजंस को लेते हैं, तो आदित्य बंदोपाध्याय वाले डिसीजन का हम यह आधार सिर्फ विस्तृत सूचनाओं के लिए ले लेते हैं, लेकिन उसमें जो लिखा हुआ है उस कंटेंट्स के आधार पर हम उसमें ये भी लिखा हुआ है देवेंद्र जी कि इनडिस्क्रिमिनेट एंड इम्प्रैक्टिकल डिमांड्स। इम्प्रैक्टिकल, मैं वही चीज कहना चाह रहा हूँ सर कि इम्प्रैक्टिकल डिमांड का एक छोटा उदाहरण देता हूँ कि एक मिनट सुन लें। एक आरटीआई आई, उसका मुझे याद नहीं है किस जिले से थी, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग था कि कहीं कुछ काम हुआ था 1987 या उसमें। एक्चुअली मुझे 5 से 10 मिनट से ज्यादा नहीं मिल पाएगा। नहीं, आप सुन लें, क्योंकि जब उसी को उसी कॉन्टेक्स्ट में कह दिया जाए तो बात क्लियर हो जाएगी। उसमें एक सज्जन ने ये मांगा था, 1987 में कहीं खड़ंजे का कार्य हुआ था, उसमें किसी पर्टिकुलर मार्का का ब्रिक लगा था, उसकी सुर्खी कहाँ से बनी। अब उस 87 में ये हो गया, उसके ऊपर पता नहीं कितनी चीजें चल गई होंगी, अब उसी को निकाल के उसमें सुर्खी कहाँ से लगेगी, तो दैट इज वेरी इम्प्रैक्टिकल डिमांड। उसमें कोई प्रैक्टिकलिटी नहीं थी सर। मुझे एक बार अवसर दे दें और आप मेरी बात पे थोड़ा सा गौर फरमाएं। देखिए सर, आपके स्क्रीन में 1960 का मैंने जो है एक्ट का जो 1960 है सेक्शन, उसको सामने पब्लिश किया है, सामने प्रेजेंट किया है। आप इसको थोड़ा सा गौर फरमाते हुए, क्योंकि आप मेरे ख्याल से इस बात से तो बिल्कुल डिनाई नहीं करते होंगे कि इस एक्ट में जब तक संशोधन ना हो जाए, इस एक्ट का लिखा हुआ एक एक शब्द जो लिखा हुआ है वो महत्वपूर्ण है और वही मान्य है, वही आखिरी है। इसी को देखकर ही न्यायालय भी निर्णय देने वाली है आगे आपके निर्णय के बाद, अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। इतना तो आप विश्वास हम करते होंगे कि आप इस बात पे विश्वास करते हैं। तो सर, आप अगर 1960 को पढ़ रहे हैं तो 1960 को पढ़ने से हमें क्या समझ में आता है? अगर आप इस चीज को थोड़ा सा व्याख्या कर दें तो मुझे लगता है
कि मेरे साथी जितने भी यहाँ पर बैठे हुए हैं उन सब का जो समस्या है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो डिसीजन आपको लेना है, एक इंफॉर्मेशन कमीशन को डिसीजन लेना है, उसकी व्याख्या सिर्फ 19(8) करती है। और उस 19(8) में क्या कमी है? हाँ, इन इट्स डिसीजन मैं बिल्कुल वर्बेटम पढ़ रहा हूँ। इन इट्स डिसीजन द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और द स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन as the case may be has the power to आप आ जाइए, require the public authority to take any... अगर सर निवेदन होगा कि अगर एक एक लाइन को, एक एक पॉइंट को अगर आप एक्सप्लेन करते हुए भी चले, हमारे लिए थोड़ा सा 5-10 मिनट लगेगा, लेकिन हमारे सभी साथियों को लाभ होगा इससे। हाँ, require the public authority to take any such steps as may be necessary to secure compliance with the provisions of the act, right? ये कह रहे हैं कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और द स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन जैसा भी स्थिति हो, रिक्वायर द पब्लिक अथॉरिटी टू टेक एनी सच स्टेप एज मे बी नेसेसरी टू सिक्योर कंप्लायंस विद द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। मतलब इट विल टेक सच मेजर्स टू मेक देम कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। मतलब उनका जो एक्ट के प्रोविजंस है उनका अनुपालन कराएंगे। अच्छा, बाई प्रोवाइडिंग एक्ट, अब उसमें 1 में आ जाइए, 1 में बाई प्रोवाइडिंग एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन इफ सो रिक्वेस्टेड इन ए पर्टिकुलर फॉर्म। बाई प्रोवाइडिंग एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन, मतलब दिस इज द ड्यूटी ऑफ द कमीशन, दे विल प्रोवाइड एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन, राइट? बाई अपॉइंटिंग अ सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर और द स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन एज द केस में बी, ये बहुत क्लियर है, समझ में आ गया होगा। बाई पब्लिशिंग सर्टेन इंफॉर्मेशन और द कैटेगरीज ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, इसमें भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बाय मेकिंग नेसेसरी चेंजेस टू इट्स प्रैक्टिस इन रिलेशन टू द मेंटेनेंस, मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स, बाय इनहांसिंग द प्रोविजंस ऑफ ट्रेनिंग ऑन द राइट टू इंफॉर्मेशन फॉर इट्स ऑफिशियल, बाय प्रोवाइडिंग इट विद द एनुअल रिपोर्ट इन कंप्लायंस विद क्लॉज बी ऑफ द सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 4। अब बी में आए, देखिए इन्हीं सब चीजों के लिए क्या होता है कि कमीशन ट्रेनिंग करता है, 441B को कराने के लिए जो है उनको बाध्य करता है, समीक्षा बैठकें करता है, ये सब उसी का एक पार्ट है कि मैक्सिमम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराया जा सके। अच्छा, सर मैं ये पूछना चाहूंगा, आपने इसको पूरा पढ़ा और अच्छा, इस पे आपने व्याख्या अगर करेंगे तो और खूबसूरत हो जाएगा। और भी चीजें नहीं, बी मैं पढ़ देता हूँ। रिक्वायर द पब्लिक अथॉरिटी टू कॉम्पनसेट द कंप्लेनेंट फॉर एनी लॉस और अदर डेट्रीमेंट सफर्ड, सी इम्पोज एनी ऑफ द पेनल्टीज प्रोवाइडेड अंडर द एक्ट, रिजेक्ट द एप्लीकेशन। ये एक पढ़ा हमने, तो इवन इसमें हम लोग कॉम्पनसेशन भी दिलवाते हैं, पेनल्टी भी। इसे पढ़ने से क्या हमें ये समझ में आता है कि ये सारे पावर आयोग के हैं? नहीं, बिल्कुल आयोग के पावर हैं, और आयोग मुझे लगता है कि देवेंद्र जी इस डायरेक्शन में काम भी करता है। अच्छा, दूसरा सवाल सर इसी पे, जैसे 19(8) के शुरुआत को पढ़ने से हमको ये समझ में तो आ रहा है कि सूचना आयोग के पावर है डिसीजन लेते समय, और ए को पढ़ने से क्या हमें ये समझ में आता है कि ये सारे स्टेप्स पब्लिक अथॉरिटी को लेना है कि सूचना आयोग को लेना है? सूचना आयोग को ये इंश्योर कराना है। देखिए, हम लोग का काम है कि वी आर सिटिंग की पब्लिक अथॉरिटी या पीआईओ जो भी है उससे हम इंश्योर करा के आपको इंफॉर्मेशन देने में मैक्सिमम फैसिलिटेशन का काम करें। सर इसमें तो लिखा है टेक एनी सच स्टेप एज मे बी नेसेसरी टू सिक्योर कंप्लायंस विद द प्रोविजन ऑफ। अब मान लीजिए देवेंद्र जी, लेट्स टॉक प्रैक्टिकल, अगर कोई कंप्लायंस नहीं करता है, सपोज कमीशन अपनी तरफ से पूरी जो है वो करता है कि भाई आपको सूचनाएं टाइम से मिल जाएं, नाउ द कंप्लायंस, द पर्सन कंसर्न्ड इज नॉट कंप्लाइंग विद द कमीशंस ऑर्डर एंड ऑल, देन उसके बाद जो सारी चीजें आती हैं, हरजाना लगाना या आपको जो है जुर्माना दिलाना या 20(1), 20(2) के तहत कार्रवाई, तो यही तो चीजें हैं प्रैक्टिकल। सर मैं जो है वर्ड टू वर्ड बात कर रहा हूँ, एज पर एक्ट बात करूंगा, मैं कोई भी बात इसमें एक्स्ट्रा नहीं जोड़ूंगा, कोई भी बात इसमें मैं भी एक्ट के हिसाब से बात कर रहा हूँ। अच्छा, मान लीजिए एक बहुत आपको हाइपोथेटिकल सिचुएशन देते हैं, मान लीजिए कि आप इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते, मेरी आरटीआई लगी होती और उसने जो है जवाब नहीं दिया होता 30 दिन के अंदर। अच्छा, आपने ऑर्डर किया होता अपीयर हो जाओ, वो लेकिन जवाब नहीं दे रहा है, तो क्या स्टेप्स होते हैं? सर अगर मुझे मौका दिया जाएगा मैं एक छोटी सी कहानी बताऊंगा, आप समझ जाएंगे कि उस कहानी में मेरा स्टेप क्या रहता।
हाँ, नहीं कहानी क्या आप एग्जैक्टली पहले वो बता दें। एग्जैक्टली बताऊंगा, एग्जैक्टली मैं तो बाई लॉ बताऊंगा सर। मैं पूरी बात जो है मैं बाई लॉ एज पर एक्ट बोलूंगा। आप एक भी धारा, एक भी कंटेंट उसमें चाहेंगे, मैं उस हर बात को बोलूंगा। अगर मेरे से गलती हो जाएगी तो आपसे अगले हफ्ता का समय लेके बोलूंगा। अब बस थोड़ा संक्षेप में, मेरे ख्याल से आगे और भी लोग हैं काफी। नहीं सर, मेरे ख्याल से अगर मेरे सभी साथियों को, मेरे जितने सभी साथी हैं, मेरे जिनको भी लेट हो रहा है, डिले हो रहा है, मैं उनसे माफी चाहूंगा। लेकिन मैं उनको बोलना चाहूंगा कि अगर ये बात हमारे बीच में क्लियर हो जाती है तो मेरे ख्याल से मेरे सभी साथियों के प्रश्नों का आधों का जवाब मिल जाएगा। देवेंद्र जी, रेपिटेशन पे मत जाइए, सिर्फ मुद्दे की बात आप करिए प्लीज, है ना, थोड़ा सा जल्दी ताकि हो जाए। और अगर आपको मतलब कुछ ऐसी भी चीज है देवेंद्र जी, आप आगरा से हैं, कहाँ से हैं? सर मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, रायपुर से हूँ। ओ अच्छा, तो तब तो या अगर आप हमें हमारे किसी एक हमारे सवेरे के किसी कार्यक्रम में अगर आप आके अगर इस मैटर पे भी मेरे हमें, ख्याल से हम आपके सवेरे के कार्यक्रम में जुड़े तो उसमें डिस्कस कर लें हम लोग। कोई दिक्कत नहीं है सर। वो ज्यादा उचित रहेगा। देखिए, हर चीज के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक तो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट होता है, चलिए हम कभी जुड़ते हैं, और एक प्रैक्टिकल तो सर एस्पेक्ट। हमारा जो कार्यक्रम है 6 बजे से रहता है सुबह, लेकिन अगर आप समय में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चाहेंगे बदलाव, हम आपके लिए करेंगे। आपका क्या रोज होता है ये? रोज होता है सर, संडे को छोड़ के। संडे को हमारा 11 बजे इस मीटिंग के उसमें होता है, और बाकी दिन रोज अच्छा, होता है तो सवेरे। मतलब आप मुझे वो भेज दीजिएगा अपने कार्यक्रम का लिंक वगैरह, मैं कोशिश करूंगा कि 2-3 दिन में मैं जुड़ूं आपसे। बिल्कुल सर, आप हमें बस पहले इंटीमेट कर दीजिएगा नहीं, मैं ताकि हम। आपको 2 दिन पहले इंटीमेट करूं। बिल्कुल सर।